सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ्स क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग आज की क्लास में जो एमसीक्यू करेंगे, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि हम लोग आज की क्लास में रेस्पिरेशंस के एमसीक्यू करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो सबसे पहले जो भी बच्चों मेरे क्लास में न्यू है, तो सबसे पहले मेरे यूनिक मैथ्स क्लासेस को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस करना ना भूला, क्योंकि यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे मेरे चैनल को, तो आपके पास नोटिफिकेशन मेरे क्लास का नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है ना? वैसे मेरा क्लास का जो टाइमिंग है आपका 8:30, यानी कि शाम को 8:30 बजे, यानी कि डेली मेरे क्लास चलता है। तो आप लोग के पास ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जब आप लोग सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। ठीक है ना बच्चों? चलिए। और ये जो क्लास है आपके यूपी सीनेट और सीपेट के जो भी बच्चों प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंस ये बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज है। आपको इस टेस्ट सीरीज में क्या मिलने वाला है, तो आपको हर चीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। ठीक है ना? कंप्लीट बायोलॉजी का टेस्ट सीरीज मिलेगा, कंप्लीट फिजिक्स का मिलेगा, कंप्लीट आपका केमिस्ट्री का मिलेगा, कंप्लीट आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का मिलेगा, और इसके साथ साथ आपका कंप्लीट जो मिलेगा टेस्ट सीरीज आपका इंग्लिश का मिलेगा। तो आपको हर चीज आपका यूनिक मैथ्स क्लासेस से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। ठीक है ना? तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप लोग अच्छे से आप लोग एमसीक्यू क्लास लगाइए, मेरे टेस्ट सीरीज से ज्वाइन होइए, और मैं आपको 100% आपको रिजल्ट दिलाऊंगा। ठीक है ना बच्चों? इसीलिए जो भी कोचेस लगाते हैं मेरे क्लास में, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ के लगाना है, ताकि लॉन्ग टर्म के लिए चले। ठीक है ना? और अभी मैं आपको बायोलॉजी के सिर्फ कराता हूँ चैप्टर के अकॉर्डिंग। इसके बाद आपका फिजिक्स का मैं आपका टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा। तो इसीलिए जो भी बच्चों अभी तक मेरे क्लास में नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। ठीक है ना बच्चों? तो इस पे लिखा हुआ कि ऑलरेडी ये 2026 का ये टेस्ट सीरीज है। ठीक है ना? आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको यहीं पे क्लास मिलेगा, यानी कि हम दोनों में आपसे क्वेश्चंस को कन्वर्ट करके आपको बताता हूँ, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। वैसे आपको इंग्लिश में क्वेश्चंस मिलेगा, लेकिन इसको मैं हिंदी में भी बोलता हूँ, तो दोनों मीडियम के बच्चे के लिए काफी आसान रहता है। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए अपनी आज की क्लास एमसीक्यू स्टार्ट करता हूँ। आपको पता ही होगा मेरे क्लास के बारे में कि यहाँ पे जो होता है, सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को 2 बार रीड करना है। रीड करने के बाद आपको ऑप्शन को देखना है, कौन सा किसका क्या ऑप्शन सही होगा। ये नहीं कि क्वेश्चंस पढ़े नहीं ABC करके लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चंस को प्रॉपर पढ़ना है, फिर आपको 4 ऑप्शन को डिफाइन करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है ना? फिर आपको जवाब देना है। चलिए। तो अपना फर्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया होगा आपके स्क्रीन पे मोबाइल के। ठीक है ना बच्चों? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द फंक्शन यूनिट ऑफ लंग्स। देखिए कितना ये इजी क्वेश्चन है। बताइए कि लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या है। मैं आपको हिंदी में भी बोलूंगा और इंग्लिश में ऑलरेडी यहाँ पे आपका लिखा ही हुआ है। ठीक है ना? तो आपको अच्छे से सुनना है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, वो जो मैं बोलूंगा उसको आपको सुनना है, इसके साथ साथ आपको रीड भी करना है, क्योंकि आप लोग जब बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेंगे, तो यहाँ पे सब हर चीज इंग्लिश में ही मिलेगा। ये नहीं कि आपको हिंदी में यहाँ पे आपका सिलेबस मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों के लिए इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट है, 100%। ठीक है ना बच्चों? देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। बताइए, लंग्स का जो आपका फेफड़ा है, लंग्स का फंक्शनल यूनिट क्या होता है। क्या हम लंग्स का फंक्शनल यूनिट बोल सकते हैं ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होता है, या एल्वुलाई होता है, या ट्राइकिया होता है, या लैरिंग्स होता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होगा कि जो हम लोग सांस लेते हैं, तो मेरा सांस कहाँ से कहाँ ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ठीक है ना? तो इसका मैं ये लोकेशन आपको बता रहा हूँ कि जब तक मैंने, यानी कि हम लोग सांस कहाँ से लिए, तो हम लोग सांस लिए आपका नोज से लिए। ठीक है ना? नाक से हम लोग सांस लिए। सांस लेने के बाद आपका कहाँ जाएगा, आपका एयर आपका नोस्ट्रिल में जाएगा। नोस्ट्रिल्स के बाद आपका एयर कहाँ जाएगा, आपका ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया के बाद आपका एयर कहाँ जाएगा, बताओ। ट्रैकिया के बाद आपका एयर जाएगा आपका ब्रोंकाई में। ठीक है ना? ब्रोंकाई, यानी कि जो लंग्स का डिवीजन किया गया राइट और लेफ्ट लंग्स में, तो ब्रोंकाई में जाएगा। फिर ब्रोंकाई के बाद जो आपका जो ये एयर जाएगा, फिर आपका किस में जाएगा, तो ब्रोंक्यूल्स में जाएगा। ठीक है ना? ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स, फिर आपका एल्वोलाई आता है। यानी कि एल्वोलाई जो होता है मेरा लंग्स का सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, ये पार्ट होता है, जहां पे क्या होता है, एल्वोलाई में गैसेस का एक्सचेंज होता है। ठीक है ना? एल्वोलाई में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ हो रहा है, तो भाई एल्वोलाई भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब तक गैस का इसमें एक्सचेंज होगा ही नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा ही नहीं, तब तक ब्लड का भी प्यूरिफिकेशन नहीं होगा। तो आपको ये याद रखना है। आइए अपने क्वेश्चन पे देखिए। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो लंग्स का जो फंक्शन यूनिट इसमें बताना, बताओ। तो आपको पता होगा कि लंग्स का जो फंक्शन यूनिट होता है वो एल्वोलाई होता है। क्या होता है बच्चों, एल्वोलाई जो है आपका लंग्स का ये फंक्शनल यूनिट होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपका एल्वोलाई। ठीक है ना?
एल्वोलाई यदि डैमेज हो जाएगा किसी भी पर्सन को, जिसको सांस लेने में तकलीफ होता है, यानी कि दमा हो सकता है, बहुत सारा बीमारी होता है जिसको सांस फूलने की बीमारी हो जाता है, तो एल्वोलाई आपका जो खराब हो जाएगा, इसमें गैस का एक्सचेंज अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो नॉर्मल सी बात है कि आपको क्या होगा, बीमारी पकड़ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि लंग्स का जो आपका फंक्शनल यूनिट होता है वो आपका एल्वोलाई होता है। ठीक है ना, एल्वोलाई आपका बहुत छोटा पार्ट होता है, मटर की तरह होता है। ठीक है ना, आपके लंग्स में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द विंड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड है, यानी कि जो विंड पाइप होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताओ। विंड पाइप, जो आप लोग खाना, जो आपको जो गर्दन नेक है ना, तो नेक के आपके नेक के पास आगे के जो पार्ट है उस पर आपको यहाँ पे उंगली रखना है। उंगली रख के देखिए ये क्या है आपका, बताओ। बताओ, मैं आपको अभी बताया हूँ कि जो मेरे एयर का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होते हैं हमारे लंग्स तक, नोज से लेकर के लंग्स के एल्वोलाई तक, तो मैं आपको ये पाथवे बताया था। उसी पाथवे में से आपको ये आंसर देना है कि जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप ऑल्सो कॉल्ड है। विंड पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या हम बोल सकते हैं कि विंड पाइप को हम लोग इसोफेगस बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इन विंड पाइप को हम लोग ब्रोंकस बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि विंड पाइप को ट्रैकिया बोलते हैं या फेरिंग्स बोलते हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, जो विंड पाइप होता है जिसमें एयर का क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है आपके लंग्स तक। ठीक है ना, किसके थ्रू, तो विंड पाइप के थ्रू। नाक से विंड पाइप से आपका कहा जाएगा ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में क्या होगा, डिवीजन होगा लंग्स का, फिर आपका ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वोलाई। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि जो विंड पाइप होता है वो विंड पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्राइकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, तो विंड पाइप को हम लोग बोलते हैं ट्राइकिया। और ये ट्राइकिया क्या होता है, ये ट्राइकिया क्या है, ये एयर का पाथवे है, यानी कि ये क्या है, पाथवे ऑफ एयर, यानी कि इसके थ्रू एयर कहाँ जा रहा है, तो इसके थ्रू लंग्स में एयर जा रहा है ट्राइकिया के थ्रू। ठीक है ना बच्चों, तो विंड पाइप जो होता है, विंड पाइप को हम लोग ट्राइकिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंड पाइप को ट्राइकिया बोलते हैं। देखिए यहाँ पे जो आप लोग क्वेश्चंस करिएगा ना, तो आपको यहाँ पे PYV क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है ना, हर टाइप्स का क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसलिए आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग जो भी स्टूडेंट पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस लगा लीजिए, मेरा एक ही रिक्वेस्ट है। और आप लोग मेरे पे विश्वास करके क्वेश्चंस लगाइए, मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। ठीक है ना, JNM एग्जाम हो या सीनेट का हो या सीपेट का हो, तीनों एग्जाम आप लोग आसानी से पास हो जाओगे, यदि आप लोग ढंग से ये मेरे कोचेस लगा लेते हैं, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके लगाते हैं तो। ठीक है ना बच्चों, तो मैं यही बोलूँगा, रिक्वेस्ट करूंगा, पैसे 2 या 3 लगता है किसी प्लेटफॉर्म से, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो आपको समझना चाहिए बात। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका था वॉइस बॉक्स, बताइए वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं। अभी जो मैं बोल रहा हूँ, तो कोई बॉक्स जिसका नाम है वॉइस, वहां से वॉइस निकल रहा है, जैसे साउंड बॉक्स बोलते हैं ना, जैसे गाँव देखो तो शादी उदी होता है तो बाजा बोलते हैं, वैसे गाना निकलता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं क्या, साउंड बॉक्स। उसी प्रकार जो हमारा वॉइस बॉक्स है, उस वॉइस बॉक्स का नाम बताना, बताओ। हमारे जो ह्यूमंस का जो वॉइस बॉक्स का नेम बताना है, फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया या ब्रोंकस है। बताओ कि वॉइस बॉक्स किसको हम लोग बोलते हैं, जल्दी से बताइए कि वॉइस बॉक्स किसको बोलते हैं। तो बच्चों वॉइस बॉक्स जो होता है वो आपका लेरिंग्स होते हैं। क्या होता है, आपका वॉइस बॉक्स जो होता है आपका, वो लेरिंग्स पार्ट जो होता है वो आपका वॉइस बॉक्स होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, यदि मैं ट्रैकिया की बात करता हूँ, ट्रैकिया क्या है बताओ। ट्रैकिया एक एयर पाथवे जहाँ से एयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है ना, ब्रोंकस की बात करूँ तो क्या है आपका, ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर ब्रोंकस। ब्रोंकस जो है आपका ये लंग्स को डिविजन्स कर रहा है 2 पार्ट में। ठीक है ना, फेरिंग्स की बात करो तो फेरिंग्स क्या आपका, जो फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है, ओरोफेरिंग्स, लेरिंजियोफेरिंग्स और, बताओ, ओरोफेरिंग्स, नेजोफेरिंग्स और लेरिंजियोफेरिंग्स, यानी कि फेरिंग्स का 3 पार्ट होता है। तो मैं इसमें यह सिर्फ पूछा है कि वॉइस बॉक्स, तो वॉइस बॉक्स आपका लेरिंग्स होता है। क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नंबर ऑफ लोब्स इन राइट लंग्स, बताइए। बताइए जो राइट लंग्स है, राइट लंग्स में कितना लोब्स होता है, बताइए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपके लंग्स है, जो आपका फेफड़ा है, इस आपके जो राइट साइड की जो फेफड़ा है, मैं यहाँ पे बना ही देता हूँ आपका लंग्स। मैं जो है ना यहाँ पे मैं आपका लंग्स बना ही देता हूँ। ठीक है, तो बताइए, ये जो आपका मान लो कि आपका ये आपका लेफ्ट साइड का लंग्स हो जाएगा, ये आपका राइट साइड का हो गया। क्लियर। तो बताइए कि जो आपका ये राइट साइड का जो लंग्स है, ये जो आपका राइट साइड का लंग्स है, उस लंग्स में कितने लोब्स होते हैं। लोब्स आपको पता होगा ना, आप लोग पढ़े होंगे, तो बताओ लोब्स कितने होते हैं।
बताइए कि जो आपके राइट लंग्स होता है, राइट फेफड़ा, उस आपके राइट फेफड़ा में कितना डिविजन्स होता है, कितना लोब्स होता है? क्या हम बोल सकते हैं कि 2 लोब्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि 3 लोब्स होते हैं, या 4 लोब्स होते हैं, या 1 लोब्स होता है? बताओ कि आपके राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं? तो बच्चों राइट लंग्स में आपका 3 लोब्स होते हैं। देखे होंगे कि बनाया होता है, बनाया हुआ क्या होता है, ठीक है ना, राइट लंग्स, ठीक है ना। सॉरी, मैं यहाँ पे ये गलती ये बता दिया हूँ, ये वाला, ठीक है ना, ये मैं आपको गलती नहीं, यानी कि ये लिखा गया उल्टा, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ये आपका हो जाएगा राइट लंग्स, ये हो जाएगा आपका लेफ्ट लंग्स, ठीक है ना बच्चों। तो राइट लंग्स में आप लोग देखोगे कि इसमें क्या होता है, 3 लोब्स होता है, ठीक है ना, 1 2 3। और राइट में कितना होता है, 2 ही लोब्स होता है लेफ्ट में, ठीक है ना। तो राइट लंग्स में कितना लोब्स हो जाएगा, तो राइट लंग्स में जो बच्चों लोब्स होते हैं आपका 3 लोब्स होते हैं। कितना होता है, 3 लोब्स आपके राइट लंग्स में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आ गया सभी को कि राइट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं? तो राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। देखो मैं आपको इतना बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ 2 से 3 बार एक क्वेश्चन को, क्योंकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। इससे मुझे कुछ होने वाला नहीं है, मैं 2 बार 3 बार पढ़ता हूँ, इससे मुझे ये नहीं मुझे लर्न, मुझे तो ऑलरेडी ये सब आता है, तभी तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये आपको याद करने के लिए, आपको याद माइंड में सेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ 2 बार 3 बार किसी क्वेश्चंस को, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोलूँ कि आपको लोगों को 2 बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, तभी तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ लोब्स इन लेफ्ट लंग्स। बताइए कितना इजी क्वेश्चन है। बताइए कि लेफ्ट लंग्स में कितने लोब्स होते हैं, ये आपके यहाँ पे रखा हुआ है लेफ्ट लंग्स। बताइए लेफ्ट लंग्स जो है, इस लेफ्ट लंग्स में कितने लोब्स है बताओ। तो मैंने आपको क्या बोला, लेफ्ट लंग्स में 2 लोब होते हैं। कितना होता है, तो बी ऑप्शन जो इसमें है 2 लोब, यानी कि बी ऑप्शन इसका जो ऑलरेडी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट लंग्स में 2 लोब्स हो जाएगा और राइट लंग्स में 3 लोब्स होता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है कि द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड। बताओ द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ब्लड, बताओ मायोग्लोबिन्स, हीमोग्लोबिन्स और क्लोरोफिल्स या मेलानिन। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जब आप लोग सांस लेते हैं, ठीक है ना, जब आप लोग सांस लेते हैं तो ब्लड में क्या ऐसा चीज है जो आपके जो रेस्पिरेटरी जो पिगमेंट होता है वो क्या करते हैं, बताओ कहाँ हो रहा है ब्लड में। रेस्पिरेटरी पिगमेंट ब्लड में किस में होता है भाई, ऑक्सीजन का बैंडिंग कहाँ हो रहा है आपके ब्लड में, तो भाई आपका ऑक्सीजन का बैंडिंग आपके हीमोग्लोबिन के साथ होता है। यदि आपके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो वहां पे सबसे पहले बात है कि यहाँ पे ऑक्सीजन का बैंडिंग ही नहीं होगा, उसके साथ आपका ब्लड रेड कलर होगा ही नहीं, आरबीसी, ठीक है ना। तो आपके जो ऑक्सीजन का जो बैंडिंग हो रहा है, जो आपका रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड में हो रहा है, इसका नाम है आपका हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हीमोग्लोबिन बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस अक्रॉस इन। बताओ गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है, ये बात भी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया हूँ कि गैस का एक्सचेंज कहाँ होता है। बताइए लंग्स में, हमारे फेफड़ा में गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है, बताइए बच्चों गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा है। क्या हम बोल सकते हैं कि ये ट्रैकिया में क्या हो रहा है गैस का एक्सचेंज, या हम बोल सकते हैं कि ब्रोंकाई में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, या हम बोल सकते हैं कि एल्वियोलाई में गैस का एक्सचेंज हो रहा है, या लेरिंग्स में गैस का एक्सचेंज हो रहा है। तो ट्रैकिया जो पार्ट है ये एक पाथवे है जिसके थ्रू एयर आपके लंग्स में एंट्री करता है, ठीक है ना। ब्रोंकाई जो है आपका लंग्स का डिवीजन है राइट और लेफ्ट लंग्स का। एल्वियोलाई है, वही एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, यानी कि लंग्स का सबसे जो स्मॉलेस्ट या फंक्शन यूनिट जिसको हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई को बोलते हैं। और इसी एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है गैसों का बच्चों, ठीक है ना। एल्वियोलाई में क्या हो रहा है, तो गैस का एक्सचेंज। तो इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन एडल्ट। बताओ एडल्ट का नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है। आपको पता होना चाहिए कि बच्चे का कितना रेस्पिरेटरी रेट होता है, एडल्ट का कितना रेस्पिरेटरी रेट होता है, ओल्ड पर्सन का कितना रेस्पिरेटरी रेट होता है। तो बच्चाओ बताओ कि जो सांस लेने की जो क्षमता होता है एक एडल्ट पुरुष का या एडल्ट महिला का कितना होता है, बताओ 8 से 10 मिनट
यानी कि 8 to 10 पर मिनट, यानी कि 8 से 10 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं, या 12 से 20 बार 1 मिनट में सांस ले रहे हैं, या 25 से 30 बार 1 मिनट में सांस ले रहे हैं, या 5 से 8 बार 1 मिनट में सांस ले रहे हैं। तो बताओ कि एक नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट कितना होता है एक एडल्ट पर्सन का। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट होता है एक एडल्ट पर्सन का 12 to 20 होता है, और 20 होता है एक एडल्ट नॉर्मल एज। यदि मैं बात करता हूँ तो बच्चे में ज़्यादा होता है, ठीक है ना, एज अ कम्पेयर एडल्ट के थ्रू। और ओल्ड एज में क्या होता है, इसमें कम हो जाता है ओल्ड में। तो बच्चे में आपका 25 भी, 30 भी होता है, 35 भी होता है, ठीक है ना। लेकिन एक एडल्ट जो पर्सन होता है, इस एडल्ट पर्सन का जो रेस्पिरेटरी रेट होता है वो 12 से लेकर के 20 के बीच सही होता है 1 मिनट में, यानी कि 12 से 20 बार ही सांस लेगा 1 मिनट में, ठीक है ना। तो इसका जो नॉर्मल रेट कितना हो जाएगा 12 to 20 पर मिनट, यानी कि 12 से 20 बार सांस लेगा एक एडल्ट पर्सन, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से आपका कि द मेन रेस्पिरेटरी सेंटर इज, बताइए क्या रेस्पिरेटरी सेंटर, मेन रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है प्रेजेंट, बताओ मेन रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ पे है, बताइए कहाँ पे है, सेरिब्रम में है, बताइए मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन है, सेरिब्रम है, बताइए, या सेरिबेलम है, या मेडुला ऑब्लिंगेटा है, या आपका हाइपोथैलेमस है। बताओ कि जो मेन रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है। तो बच्चों मेन रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो आपका मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है। कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। मेन रेस्पिरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है। क्लियर सभी को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका। ये क्वेश्चन कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज, बताओ जो सांस लेने की जो प्रोसेस होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, बताओ सांस लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, या वेंटिलेशन बोलते हैं, सर्कुलेशन बोलते हैं। बहुत ईजी है, बताइए सांस लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सांस लेने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज, बताओ उसको हम लोग वेंटिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन से आपका कि द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज, बताओ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एज, बताइए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली कहाँ हो रहा है, बताएं मेनली होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन मेनली कहाँ हो रहा है, बताइए ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हो रहा है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हो रहा है, या आपका डिजोल्व इन प्लाज्मा में, या कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन, या बाइकार्बोनेट। तो बच्चों जो ऑक्सीजन की जो ट्रांसपोर्टेशन मेनली हो रहा है ये जो हो रहा है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हो रहा है। कहाँ हो रहा है, ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन में मेन इसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड इस ट्रांसपोर्टेशन मेनली, बताए कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन मेनली कहाँ होता है, तो यहाँ पे था आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन हो जाएगा, या डिजोल्व गैस हो जाएगा, या बाइकार्बोनेट आयंस, या ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों आपका बाइकार्बोनेट आयंस, क्या हो जाएगा, तो बाइकार्बोनेट आयंस में क्या हो रहा है आपका मेनली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है सरफेक्टेंट इज प्रोड्यूस बाय, सरफेक्टेंट इज प्रोड्यूस बाय, सरफेक्टेंट जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, बताइए सरफेक्टेंट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जल्दी से बताइए, बताइए कहाँ से सरफेक्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है, रेड ब्लड से, आरबीसी से हो रहा है क्या, क्या हम बोल सकते हैं कि ये टाइप्स ऑफ एल्वुलर सेल्स से हो रहा है, या टाइप्स ऑफ सेकेंड एल्वुलर सेल्स, या न्यूट्रोफिल से। तो भाई सरफेक्टेंट जो आपका प्रोड्यूस होता है ना वो जो होता है आपका कहाँ से होता है, टाइप्स ऑफ सेकेंड एल्वुलर सेल्स से होता है, यानी कि जो सरफेक्टेंट जो प्रोड्यूस हो रहा है आपका सेकेंड टाइप्स का जो आपका एल्वुलर सेल होता है वहीं से क्या हो रहा है आपका सरफेक्टेंट प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि द डायफ्राग्राम इज, बताए डायफ्राग्राम क्या है, डायफ्राग्राम क्या है, बताओ डायफ्राग्राम क्या है, डायफ्राग्राम एक क्या है, बताइए
जो डायाफ्राम होता है वो क्या है, डायाफ्राम प्रेजेंट कहाँ होता है, तो भाई आपका जो लंग्स के नीचे होता है, यानी कि प्रोटेक्शन करने का काम करे हार्ट का, और लंग्स का प्रोटेक्शन जो करने का काम करता है वो आपका डायफ्राम ही करता है। तो बताइए कि डायफ्राम क्या है, स्मूथ मसल होता है या कार्डिक मसल होता है या आपका स्केलेटल मसल होता है या आपका इनवॉलेंट्री मसल होता है। तो भाई डायफ्राम जो होता है ये आपका स्केलेटल मसल होता है। क्या होता है बताओ? क्या हो जाएगा? तो स्केलेटल मसल, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। बट इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, बट आपको एक बार देखना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। वैसे मैं बोल दूं इसके स्केलेटल मुझे श्योर लग रहा है, बट आपको एक बार देखना है। अगला क्वेश्चन है कि इन इंस्पिरेशंस डायफ्राम बताओ। जब हम लोग सांस लेंगे तो डायफ्राम का पोजीशन क्या हो जाएगा? क्या डायफ्राम उस समय रिलैक्स हो जाएगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, या डू नॉट मूव यानी कि इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, या एक्सपेंड अपवर्ड यानी कि ये ऊपर की तरफ चला जाएगा? जब हम लोग सांस लेते, आप लोग सांस लंबा लीजिए पहले एक बार, जल्दी से सांस लीजिए आप लोग। बताइए कि जब हम लोग इंस्पिरेशन करें, जब हम लोग सांस ले रहे तो डायफ्राम क्या होगा? तो भाई जब हम लोग सांस लेंगे तो डायफ्राम में क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट आएगा। क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट आएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है ना, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। चलिए, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विटल कैपेसिटी बताओ। आपको ये पता होगा कि इसका फॉर्मूला, जिसको पता होगा इसको पता होगा कि विटल कैपेसिटी क्या होता है। तो बताइए कि जो विटल कैपेसिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बताओ, बताओ क्या, बताओ कैसे हम लोग विटल कैपेसिटी फाइंड कर सकते हैं? क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल वॉल्यूम, या इंस्पिरेशन रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, या ईआरवी वॉल्यूम, या टीवीआरवी वॉल्यूम, आईआरवी वॉल्यूम, या ईआरवी? इंस्पिरेशन रेडिजुअल वॉल्यूम बोल सकते, टीवी को टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। आईआरवी को इंस्पिरेशन से रेडिजुअल वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि जो वाइटल कैपेसिटी हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे। इसमें से 4 फॉर्मूला दे रखे हैं, उस चारों फॉर्मूला में से आपको बताना है कि वाइटल कैपेसिटी हम लोग कैसे फाइंड कर पाएंगे। तो बच्चों, जो हमारा जो विटल कैपेसिटी होता है, हम लोग टाइडल वॉल्यूम पता होना चाहिए, उसके बाद हमको इंस्पिरेशन रेडिजिबल वॉल्यूम पता होना चाहिए, एक्सपीरेशन रेडिजिबल वॉल्यूम पता रहेगा तो हम लोग विटल कैपेसिटी आसानी से फाइंड कर सकेंगे, ठीक है ना। यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका कि रेडिजिबल वॉल्यूम जी बताओ। रेडिजिबल वॉल्यूम क्या होता है बताइए? रेडिजिबल वॉल्यूम क्या होता है बताइए? क्या हम बोल सकते हैं कि एयर इनहेल्ड इन नॉर्मली, हम जब हम लोग सांस सांस ले रहे नॉर्मली तब वो इसको बोलते हैं, या एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, यानी कि हम लोग जोर से सांस ले रहे हैं, फोर्सफुल एक्सपीरेशन कर रहे हैं, यानी कि छोड़ रहे हैं, यानी कि सांस छोड़ा है ना, तो फोर्सफुल एक्सपीरेशन से हो सकते हैं, रेडियल वॉल्यूम बोलते हैं, या एयर एक्सहेल जब हम लोग सांस ले रहे हैं नॉर्मली, या टोटल लंग्स वॉल्यूम इसको बोलते हैं रेडिजिबल वॉल्यूम। तो बताइए कि जो रेडिजिबल वॉल्यूम क्या होता है? बताइए। तो भाई रेडिजिबल जो वॉल्यूम होता है आपका, एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, एयर लेफ्ट आफ्टर फोर्सफुल एक्सपीरेशन, यानी कि वी इसका राइट आंसर। अगला है टाइडल वॉल्यूम इज एडल्ट, एडल्ट का टाइडल वॉल्यूम बताइए कितना होता है? 100 ml, या 500 ml, या 1500 ml, या 3000 ml? टाइडल वॉल्यूम इज एडल्ट, एडल्ट का टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? तो टाइडल वॉल्यूम जो एडल्ट का होता है ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि 500 से लग रहा है, हाँ। तो आपका टाइडल वॉल्यूम जो था ना, वो आपको 500 ml होता है। कितना होता है टाइडल वॉल्यूम? 500 ml होता है। एक एडल्ट का जो टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml होता है, ठीक है ना। एडल्ट का टाइडल वॉल्यूम 500 ml होता है। अगला क्वेश्चन है डिजीज कॉज बाय माइकोबैक्टीरियम, माइकोबैक्टीरियम कौन सी बीमारी को कॉज कर रहा है? कॉज मतलब हो रहा है, बताइए।
माइकोबैक्टीरियम जो होता है वो कौन सी बीमारी को कॉज कर रहा है? अस्थमा, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस या ब्रोंकाइटिस? जो आपका माइकोबैक्टीरियम होता है वो किस बीमारी को कॉज कर रहा है? तो भाई जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो जो होता है ना आपका वो ट्यूबरक्लोसिस को कॉज करता है। ट्यूबरक्लोसिस की बताए ना, जब आपके लंग्स में जब आपके जो म्यूकस जम जाते हैं उस वही बैक्टीरिया में फॉर्मेशन कर देते हैं और बैक्टीरिया बनने के बाद आपका ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, ठीक है ना। तो जो आपका जो माइकोबैक्टीरियम होता है वो कॉज क्या कर रहा है? ये आपका ट्यूबरक्लोसिस कॉज कर रहा है, यानी कि टीबी जिसको बोलते हैं, टीबी इलनेस बीमारी जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि द स्मोकिंग मेनली अफेक्टेड, स्मोकिंग यानी कि जब हम लोग सिगरेट पीते, हम लोग नहीं जो सिगरेट पीता होगा, सिगरेट सिगरेट समझते हो ना, हाँ हीरोगिरी फू फू करने में नहीं है। अफेक्टेड बताइए, स्मोकिंग मेनली अफेक्टेड, जब हम लोग जब स्मोकिंग जो होता है वो मेनली कहाँ अफेक्ट कर रहा है? किडनी पे अफेक्ट कर रहा है क्या? सिगरेट किडनी पे अफेक्ट कर रहा है या लीवर पे या लंग्स पे या स्प्लीन से? बहुत इजी क्वेश्चन है। सिगरेट मेनली कहाँ पे इफेक्ट करता है भाई? तो जो स्मोकिंग होता है वो आपके सबसे ज्यादा इफेक्ट जो कर रहा है 100% लंग्स में कर रहा है। कहाँ कर रहा है? तो लंग्स में जो होता है आपका सिगरेट ज्यादा इफेक्ट कर रहा है, यानी कि स्मोकिंग जिसको बोलते हैं नो स्मोकिंग, नो स्मोकिंग, ठीक। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल रेस्पिरेशंस अक्योर बिटवीन, बताओ जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन अक्योर बिटवीन, यानी कि जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वो किस किन के बीच में हो रहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किस किस के बीच में हो रहा है? क्या हम बोल सकते हैं ब्लड एंड टिश्यू के बीच में हो रहा है, एल्वुलाई एंड ब्लड के बीच में हो रहा है, या सेल एंड माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में हो रहा है, या ब्रोंकाई एंड ब्लड के बीच में हो रहा है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बताइए। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जो हो रहा है मेरे भाई कहाँ हो रहा है? वो एल्वुलाई एंड ब्लड के बीच में, बताओ। कहाँ हो रहा है? एल्वुलाई ब्लड के बीच में। ऑप्शन हो क्या हो जाएगा? बी, हाँ चलो। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल रेस्पिरेशंस अक्योर बिटवीन, बताओ इंटरनल रेस्पिरेशंस कहाँ पे हो रहा है, किस किस के बीच में हो रहा है? इंटरनल रेस्पिरेशंस किस किस के बीच में हो रहा है बताओ। एक्सटर्नल तो मैंने बोला कि एल्वुलाई ब्लड के बीच में हो रहा है, इंटरनल बताओ। तो भाई इंटरनल टिश्यू और ब्लड के बीच में होता है। ए ऑप्शन इसका कहाँ गया? ए, अच्छा ए ऑप्शन ये रहा भाई। तो ये नहीं होगा, इसका जो होगा ब्लड और टिश्यू के बीच में क्या हो रहा है आपका? तो इंटरनल रेस्पिरेशन, यानी कि बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि द कार्टिलेज रिंग्स आर प्रेजेंट इन, बताओ कार्टिलेज रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कार्टिलेज का रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्या, ब्रोंकाई में कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होता है, या ट्रैकिया में होता है, एल्वुलाई में होता है, कैपिलरी में होता है? बताइए कार्टिलेज रिंग्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो भाई कार्टिलेज जो रिंग्स होता है वो आपको देखने को मिलेगा ट्रैकिया में, बहुत मोटे मोटे होते हैं, ठीक है ना। ट्रैकिया में आपको कार्टिलेज रिंग्स रिंग्स आपको, जैसे मान लो ये ट्रैकिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कार्टिलेज रिंग्स बना होता है, ठीक है ना। तो जो कार्टिलेज रिंग्स होता है काम होता है आपका ट्रैकिया में, आपका कार्टिलेज रिंग्स प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि इपिग्लोटिस प्रिवेंट ब्लड, सॉरी इपिग्लोटिस प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग, बताए इपिग्लोटिस जो होता है वो आपको प्रिवेंट कर रहा है, जो फूड जब हम लोग खा रहे हैं तो उसमें प्रिवेंट कर रहा है, कैसे कर रहा है बताओ। एपिग्लोटिक प्रिवेंट फूड फ्रॉम एंटरिंग इसोफेगस, बताइए। जो एपिग्लोटिक्स होता है, एपिग्लोटिक जो होता है वो आपका प्रिवेंट कर रहा है, जब आपकी इसोफेगस में फूड इंटर कर रहा है तो इस समय प्रिवेंट कर रहा है, बताओ किस कैसे प्रिवेंट कर रहा है आपका एपिग्लोटिक्स? तो भाई एपिग्लोटिक जो होता है क्या फर्स्ट इसोफेगस, नहीं ऑप्शन है इसोफेगस, कैसे यार ऑप्शन आगे पीछे हो गया। फर्स्ट ऑप्शन आपका इसोफेगस, बी है लेरिंग्स, फेरिंग्स और टोंगा। तो जो जो आपका एपिग्लोटिक्स होता है, ये जो एपिग्लोटिक ढक्कन के प्रकार का होता है, ये जो होता है ना वो आपको फेरिंग्स में, फेरिंग्स में जानने से क्या कहते हैं फूड को, वो क्या कहते हैं प्रिवेंट करें, यानी कि
फूड को फेरिंग्स में नहीं जाने देता है, ठीक है ना, वो कहाँ पे जाने देगा, तो वो आपका इसोफेगस में फूड को, यानी कि जो फेरिंग्स का जो नली होता है इसको क्लोज कर देगा और इसोफेगस में क्या होगा, फूड आपका एंटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो फूड का जो प्रिवेंट करने का जो काम करने एपिग्लोटिक्स यानी कि लेरिंग्स में जो होता है ना, लेरिंग्स समझ तो ना, सॉरी, हाँ लेरिंग्स, चलो ठीक है ना। तो लेरिंग्स में आपका फूड ना जाए इसके प्रिवेंट करने का काम करा आपका एपिग्लोटिक्स, बी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका द पेलुरा मेंबर्स कवर, बताओ पेलुरा मेंबर्स कवर, पेलुरा मेंबर जो होता है मेंबर, मेम्ब्रेन सॉरी मेम्ब्रेन, पेलुरा मेम्ब्रेन होता है वो किस चीज को कवर करके रखता है, बताइए। पेलुरा मेम्ब्रेन आपका हार्ट का कवर करके रख रहा है, या लंग्स का, या लीवर का, या किडनी का। तो हार्ट का जो होता है इसमें ये कार्डियक मसल हो जाएगा, ठीक है ना। लंग्स में बताइए लीवर में हो जाएगा या किडनी में, किडनी में आपका क्या हो जाएगा, पेरिटोनियम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो पेलुरा मेम्ब्रेन जो होता है ना, पेलुरा मेम्ब्रेन किसको कवर करके रखता है, तो बच्चों पेलुरा मेम्ब्रेन जो होता है वो लंग्स के जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं पेलुरा मेम्ब्रेन, यानी कि ये जो मान लो लंग्स है, ये आपका लंग्स है, तो ये जो ऊपर मेम्ब्रेन है ना, वही मेम्ब्रेन को हम लोग बोलते हैं पेलुरा मेम्ब्रेन, जो प्रोटेक्शन करा है किसको, लंग्स को करा है प्रोटेक्शन, यानी कि 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि बोहर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, बोहर इफेक्ट रिलेटेड है, बताओ बोहर इफेक्ट रिलेटेड है किससे रिलेटेड है, CO2 कंसंट्रेशन या ऑक्सीजन बाइंडिंग या हीमोग्लोबिन एफिनिटी या ऑल ऑफ दी अबव, बताइए कि बोहर इफेक्ट इज रिलेटेड टू, बोहर इफेक्ट किस चीज से रिलेटेड है, तो बोहर इफेक्ट जो रिलेटेड है आपका CO2 कंसंट्रेशन से क्या होता है आपका, ये रिलेटेड होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व इन, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कवर इज, बताओ ऑक्सीजन का जो डिसोसिएशन होता है उसका कर्व लाइन कैसा होता है, ऑक्सीजन का जब डिसोसिएशन होता है तो इसका जो ग्राफ होता है उसका ग्राफ का लाइन कैसा होता है, बताओ लीनियर होता है, लीनियर होता है या सिग्मोइड होता है या स्ट्रेंट होता है या सर्कुलर होता है, तो कैसे होता है, तो इसका सिग्मोइड होता है, ठीक है ना, इसका जो ग्राफ होता है आपका सिग्मोइड टाइप का होता है, यानी कि बी आंसर। अगला क्वेश्चन है कि अस्थमा मेनली अफेक्टेड, बताइए अस्थमा मेनली किसको अफेक्ट कर रहा है, अस्थमा बीमारी होता है जो मेनली किसको अफेक्ट कर रहा है, एल्वोलाई को कर रहा है या ब्रोंक्यूल्स को कर रहा है, ट्रैकिया या डायफ्राम से, बताइए। मैं आपको पहले ही बोला तो अस्थमा होता है जो आपके एल्वोलाई को अफेक्ट करता है, किसको कर रहा है, वो एल्वोलाई को डैमेज करता है, डैमेज ऑफ एल्वोलाई, कौन सी बीमारी, तो अस्थमा। अगला क्वेश्चन है निमोनिया अफेक्टेड, निमोनिया किस चीज को अफेक्ट कर रहा है, निमोनिया किसको अफेक्ट कर रहा है, एल्वोलाई को अफेक्ट कर रहा है निमोनिया, या किडनी को अफेक्ट कर रहा है, लीवर को कर रहा है या स्किन को कर रहा है, निमोनिया किसको अफेक्ट कर रहा है, बताओ निमोनिया किसको अफेक्ट कर रहा है, भाई अस्थमा होता है ना वो आपका, वो एल्वोलाई को नहीं कर रहा है, सॉरी, ये किसको कर रहा है, ये जो आपका ब्रोंक्यूल्स को कर रहा है, किसको कर रहा है, ब्रोंक्यूल्स को क्या कर रहा है, वो अफेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, ये इसका बी हो जाएगा आंसर, वही मैं देखने आया था। चलिए बताओ निमोनिया अफेक्टेड, निमोनिया किसको अफेक्ट कर रहा है, एल्वोलाई का, किडनी को, लीवर को, स्किन को, तो निमोनिया जो होता है आपका वो एल्वोलाई को अफेक्ट करते हैं, ठीक है ना, ये इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि CO2 स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर थ्रू, बताओ CO2 स्टिमुलेट रेस्पिरेटरी सेंटर, बताओ जो CO2 का जो स्टिमुलेट होता है वो रेस्पिरेटरी सेंटर थ्रू किसके थ्रू हो रहा है, तो पीएच चेंजिंग हो रहा है तब हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है, या टेम्परेचर हो रहा है, या बीपी से हो रहा है, या हार्मोन से हो रहा है, बताओ। तो ये जो है आपका पीएच जब चेंज होगा ना तो क्या हो जाएगा, CO2 का स्टिमुलेट होगा जब थ्रू सेंटरिंग, ठीक है ना, इसका आंसर हो जाएगा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए नॉर्मल पीएच, बताइए ब्लड का, ब्लड का नॉर्मल पीएच मान कितना होता है,
6.8, 7.4, 8.0 एस 5.5। ब्लड का पीएच मान कितना होता है? ब्लड का पीएच मान जो नॉर्मली होता है कितना होता है बताओ? 6.8 नॉर्मली बताया गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एम्फाइसीमा डैमेज बताओ। एम्फाइसीमा जो पकड़ता है तो वो किस चीज को डैमेज करता है? एम्फाइसीमा जो बीमारी जो पकड़ता है वो किस चीज को डैमेज करता है बताओ? वो ब्रोंकाई को डैमेज कर रहा है, या एल्वोलार वॉल्स को डैमेज कर रहा है, या ट्रैकिया को कह रहे हैं, या लेरिंग्स को कर रहा है? बताओ एम्फाइसीमा किस चीज को डैमेज कर रहा है? तो एम्फाइसीमा जो डैमेज करता है ना, वो आपका डैमेज करता है एल्वोलर वॉल को डैमेज करता है। किसको करता है? तो आपका ये एल्वोलर जो वॉल होता है, जो एल्वोलाई का जो वॉल होता है ना, इस वॉल को डैमेज करता है, ठीक है ना। इसका बी आंसर हो जाएगा। अगला है मैक्सिमम एयर इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन बताओ। मैक्सिमम एयर एक्सहेल्ड करेगा नॉर्मल एक्सपीरेशन में, जब हम लोग नॉर्मली सांस लेते हैं छोड़ते हैं, तो जब हम लोग सांस नॉर्मली छोड़ रहे हैं तो उस समय कितना जो आपका नॉर्मल एक्सपीरेशन कितना होगा बताओ? फर्स्ट ई आर भी इसको बोल सकते हैं, या आई आर भी बोलते हैं, टी बी या आर बी। मैक्सिमम एयर इनहेल आफ्टर नॉर्मल एक्सपीरेशन बताओ? तो इसका हो जाएगा इंस्पिरेशन रेट जो वॉल्यूम कितना होगा उतना ही होगा ये, ठीक है, नॉर्मल। ए बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैक्सिमम एयर इनहेल आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। मैक्सिमम एयर इनहेल, मैक्सिमम एयर हम लोग सांस कितना लेंगे नॉर्मल इंस्पिरेशन में बताओ? जो हम लोग सांस लेते हैं तो नॉर्मल कितना सांस हम लोग लेंगे बताओ? तो भाई जितना हम लोग सांस यहाँ पर छोड़े उतना ही होगा ना, इसका भी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है कि द गैस एक्सचेंज अक्योर्स में बताओ। गैस का जो एक्सचेंज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं, या डिफ्यूजन बोल रहे हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, या फिल्ट्रेशन बोलते हैं? बताओ गैस का एक्सचेंज किसके थ्रू होता है बताओ? ऑस्मोसिस के थ्रू, या डिफ्यूजन के थ्रू, या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू, या फिल्ट्रेशन के थ्रू बताओ? तो भाई इसका जो गैस का एक्सचेंज होता है आपका डिफ्यूजन के थ्रू, ठीक है। डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या हो रहा है? गैस का एक्सचेंज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है कि द स्मॉलेस्ट ब्रोंकाई यार बताओ। सबसे स्मॉलेस्ट ब्रोंकाई बताना है बताओ? प्राइमरी ब्रोंकाई सबसे स्मॉलेस्ट होता है, सेकेंडरी होता है, ब्रोंक्यूल्स या टर्शरी ब्रोंकाई? बताइए सबसे स्मॉलेस्ट ब्रोंकाई बताइए। सबसे स्मॉलेस्ट ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स होता है। क्या होता है? ब्रोंक्यूल्स होता है। सी इसका राइट आंसर। अगला है कि नेजल कैविटी वार्म एयर बाय। वार्म समझ तो नो गर्म। नेजल कैविटी वार्म एयर बाय हेयर, म्यूकस, ब्लड सप्लाई, या कार्टिलेज? बताओ नेजल कैविटी वार्म एयर बाय, एयर कैसे वार्म करता है? ब्लड सप्लाई होता है ना, हाँ। इसमें हो जाएगा बी, सी विल बी द राइट आंसर। चलो अगला क्वेश्चन है कि सीलिया आर प्रेजेंट इन बताओ। सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सीलिया एल्वोला में प्रेजेंट हो रहा है, या ट्रैकिया में, या कैपिलरी में, या आरबीसी में? सीलिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो सीलिया जो प्रेजेंट होता है ना, वो आपका ट्रैकिया में छोटे छोटे सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। सीलिया जो प्रेजेंट होता है आपका ट्रैकिया में, सीलिया प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स थिकनेस इज अबाउट। द एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स थिकनेस अबाउट बताओ? एक्सचेंज एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स थिकनेस अबाउट कितना है? एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो होता है उसका थिकनेस अबाउट थिकनेस कितना होता है? 5 होता है mm, या 0.5 mm, 0.5 माइक्रो mm, या 5 माइक्रो mm? तो भाई जो आपका जो एक्सचेंज मेम्ब्रेन जो थिकनेस होता है वो आपका होता है 0.5 माइक्रो मेम्ब्रेन। कितना होता है? 0.5
माइक्रो मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन है कि हेयरिंग व्यूअर्स रिफ्लेक्स प्रिवेंट, जो हेयरिंग व्यूअर्स जो होता है वो आपको प्रिवेंट कर रहा है, बताइए किससे कर रहा है? ओवर इन्फ्लेक्शन से या अंडर इन्फ्लेशन से या कोकिंग से या स्निंग से, बताइए स्निंग से। तो भाई आपको पता होगा कि ओवर इन्फ्लेशन जो होता है आपका जो हेयरिंग वीडियोस होता है वो प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। ए इसको आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन मेम्ब्रेन्स विथ, बताओ ऑक्सीजन कंबाइंड थी, बताओ ऑक्सीजन किसके साथ कंबाइंड होता है? ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ कंबाइंड होते हैं, आरबीसी मेम्ब्रेन्स के साथ कंबाइंड होते हैं, हीमोग्लोबिन या प्लेटलेट्स। तो मैं आपको बोला हूँ कि जो ऑक्सीजन जो कंबाइंड होता है वो आपके हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का कंबाइंड होते हैं। नहीं नहीं, हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो रहा है? आपका ऑक्सीजन का कंबाइंड हो रहा है। नेक्स्ट है कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कैरी, बताओ कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन किसको कैरी करते हैं? कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन किसको कैरी करता है? ऑक्सीजन को कैरी करता है? नहीं, ऑक्सीमोग्लोबिन करेगा ऑक्सीजन को कैरी, कार्बन डाइऑक्साइड को या नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को। तो आपको पता होगा कि कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन जो होता है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को क्या होता है वो कैरी करता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को वो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन कैरी करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है। नेक्स्ट है हाइपर वेंटिलेशन कॉजेस, बताओ हाइपर वेंटिलेशन से क्या हो सकता है? बताओ क्या हो सकता है? एसिडोसिस हो सकता है या एल्कलाइसोसिस हो सकता है, हाइपोक्सिया हो सकता है या फीवर हो सकता है। हाइपर वेंटिलेशन किस चीज को कॉज कर रहा है बताइए? तो बच्चों हाइपर वेंटिलेशन जो होता है वो आपका एल्कालोसिस को कॉज करता है। किसको कॉज करता है? वो आपका एल्कोलिसिस को जो होता है आपका हाइपर वेंटिलेशन कॉज करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाइपर वेंटिलेशन कॉजेस, तो मैं आपको बोल चुका हूँ हाइपर वेंटिलेशन किसको कॉज कर रहा है, बताओ एसिडोसिस को, ठीक है ना। अगला है कि एपेनिया एपनिया, एपनिया मीन्स बताइए एपनिया का मतलब क्या होता है? एपनिया का मतलब होता है फास्ट ब्रीदिंग होता है या नो ब्रीथिंग, यानी कि सांस तेजी से लेना या सांस छोड़ देना या गहरा सांस लेना या आराम आराम से सांस लेना, बताओ एपनिया का मतलब क्या होता है? तो एपनिया का मतलब होता है कि नो ब्रीथिंग, सांस नहीं ले रहा है, सांस इसका अटक गया है, ठीक है ना। एपनिया का मतलब होता है नो ब्रीथिंग, इसका सांस अटक गया है। अगला है कि इंस्ट्रूमेंट टू मेजर्स लंग्स वॉल्यूम्स, जो लंग्स वॉल्यूम्स को जो हम लोग मेजर्स करते हैं, लंग्स में कितना एयर का वॉल्यूम है इसको जो हम लोग मेजर करते हैं, इसके मीटर का नाम बताओ, क्या नाम है? तो इस फर्स्ट ऑप्शन इसका स्फिग्नोमैनोमीटर हम बोल सकते हैं या स्पायरोमीटर्स या स्टेटोस्कोप्स या ईसीजी। तो भाई स्फिग्नोमैनोमीटर से हम लोग बीपी को मेजर करते हैं, स्टेटोस्कोप से हम लोग हार्ट का साउंड सुनते हैं जो भी जहाँ भी दिक्कत होता है, ठीक है ना। ईसीजी इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक कार्डियन की हार्ट का ये देखते हैं कि इसका पोजीशन सही चल रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है ना। एस्पायरोमीटर से क्या कर रहे हैं हम लोग, जो लंग्स में जो कितना वॉल्यूम है एयर का उसको हम लोग नापते हैं, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीजेस, बताओ लंग्स डिजीज ऑक्यूपेशनल लंग्स यानी कि फेफड़ा की बीमारी इसमें से कौन सा है? सिलिकोसिस है या डायबिटीज है या हाइपरटेंशन है या एनीमिया है, बताइए ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज इसमें से कौन सा है? तो भाई सिलिकोसिस जो होता है आपका ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज होता है, क्या होता है? ये जो आपका सिलिकोसिस है ये आपका ये ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज होता है। अगला है कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड विथ हीमोग्लोबिन फॉर्मिंग, बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड जो बाइंड होता है आपका हीमोग्लोबिन के साथ तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है, बताओ कार्बन मोनोऑक्साइड जब आपके हीमोग्लोबिन के साथ जब बांधता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हो रहा है या कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन का या कार्बोक्सी का या मेट हीमोग्लोबिन का, बताओ जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तो किस चीज का फॉर्मेशन होता है? तो भाई कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है, किसका होता है?
कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कब होगा? जब कार्बन डाइऑक्साइड, जब कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड होगा ऑक्सीजन के साथ। लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेन फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बताओ। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन बताइए। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शंस क्या है? डाइजेशन करना, या सर्कुलेशंस करना, या गैस को एक्सचेंज करना, एक्सक्रीशंस करना। तो सबसे जो पहली ऑप्शन है डाइजेशन, डाइजेशन कतई नहीं होने वाला है। सर्कुलेशन ब्लड करता है, एक्सक्रीशन जो होता है वो आपका मटेरियल निकलता है। लेकिन जो रेस्पिरेशंस का मतलब क्या हो रहा है? गैस का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मतलब होता है आदान प्रदान, यानी कि गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं और ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, ठीक है ना। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग ऑलरेडी जो क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप लोग 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है ना। हम लोग आज 50 क्वेश्चंस रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर कर लिए हैं, तो समझ गए ना। तो जो भी बच्चों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मेरी क्लास का नहीं पहुंच पाएगा। मेरी डेली क्लास 8:30 होता है आपको शाम को, ठीक है ना। शाम को 8:30 डेली क्लास होता है, जुड़ जाना सभी को। इसमें से आपका MCQ PYQ सब मिला है, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए बताइए आपकी इसको क्या दिक्कत है। चलिए फिर तो हम लोग लमसम 7 चैप्टर यानी कि 7 चैप्टर बायोलॉजी का कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि 350 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी बायोलॉजी के टेस्ट सीरीज में कर चुके हैं, ठीक है ना। और ये 350 में से आपको कम से कम 300 क्वेश्चंस माइंड में रहना चाहिए, ठीक है ना, और हर कंसेप्ट भी रहना चाहिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ते रहना है और डेली क्लास ज्वाइन करना है।